नमस्कार साथियों। आज हम भारतीय राज व्यवस्था या इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम के मंत्रिमंडल या संसदीय शब्दावलियों के बारे में चर्चा करेंगे, जो आपके एग्ज़ाम्स के अंदर बहुत इम्पोर्टेंट हैं और छोटे सवालों के रूप में आपके एग्ज़ाम्स में आ सकते हैं। तो आप इन्हें बेहद गौर करके देखें कि किस प्रकार से विधिक सहायता क्वेश्चन बन सकता है आपके एग्ज़ाम में, किस प्रकार से अध्यादेश का क्वेश्चन बन सकता है, राजनीतिक सजातीयता का क्वेश्चन बन सकता है, किचन कैबिनेट का क्वेश्चन बन सकता है। तो इन सभी क्वेश्चंस को हम यहाँ कवर करेंगे, जो आपके एग्ज़ाम्स में छोटे सवाल के रूप में आ सकते हैं। तो आरंभ करते हैं पहले क्वेश्चन को। तो पहला जो क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम से बन सकता है वो है विधिक सहायता। विधिक सहायता क्या होती है, कि भारत में क्या विधिक सहायता का प्रावधान है या नहीं है, या विधिक सहायता किस प्रकार से भारत में प्रदान की जा रही है। तो उसको यहाँ देखेंगे। सरकार या स्वैच्छिक संगठनों की ओर से उन लोगों को विधि वेत्ता या वकील की सेवाएं उपलब्ध कराने की व्यवस्था की गई है जो स्वयं इन सेवाओं का खर्च बर्दाश्त करने में समर्थ ना हो। तो पहला अपना जो आंसर क्लियर होता है कि भारत में क्या है, इस प्रकार की व्यवस्था की गई है सरकार के द्वारा या स्वैच्छिक संगठनों के द्वारा, जिसमें कोई व्यक्ति खुद के खर्चे पर वकील की व्यवस्था नहीं कर पा रहा हो या विधि वेत्ता की व्यवस्था नहीं कर पा रहा हो और इस वजह से वो न्याय से वंचित रह जाए, तो उसके लिए सरकार स्वयं की ओर से विधि वेत्ता या वकील की व्यवस्था करती है। इसका मुख्य उद्देश्य यही है कि कोई भी व्यक्ति अपनी निर्धनता के कारण कानूनी न्याय से वंचित ना रह जाए। तो बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि भारत में विधिक सहायता प्रत्येक व्यक्ति को प्राप्त है। यानी कि चाहे कोई व्यक्ति कितना ही गरीब क्यों ना हो, अगर वो न्याय के लिए इस वजह से वंचित हो जाए कि उसके पास अपने बात को रखने के लिए न्यायालय में वकील या विधिवेत्ता नहीं है, तो ऐसी स्थिति में भारत में ये व्यवस्था की गई कि सरकार उसकी तरफ से एक वकील की व्यवस्था करके देगी जो उसकी बात को न्यायालय में रख सके। तो क्लियर हो गया आप लोगों को कि भारत में विधिक सहायता की व्यवस्था की गई है। कोई व्यक्ति निर्धनता के कारण कानूनी न्याय से वंचित नहीं रह सकता। भारत में संविधान में क्या है, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के अंतर्गत राज्य को कानूनी सहायता की समुचित व्यवस्था करने का निर्देश दिया गया है। यानी कि कानूनी सहायता का या विधिक सहायता का कहाँ पर प्रावधान किया गया है, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के अंतर्गत प्रत्येक राज्य का यह दायित्व होगा कि वह लोगों को कानूनी न्याय प्रदान करने के लिए विधिक सहायता प्रदान करेगा। अगला जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपके एग्जाम में बन सकता है वो है मंत्रिपरिषद और मंत्रिमंडल। ये दो अलग अलग शब्दावलियां हैं और इनके अलग अलग दायित्व हैं। इनको आपको समझना बहुत आवश्यक बन जाता है। तो हम सबसे पहले देखेंगे मंत्रिपरिषद। मंत्रिपरिषद क्या होती है और मंत्रिमंडल क्या होता है। तो मंत्रिपरिषद क्या है, एक विशाल संस्था है मंत्रिपरिषद, जिसमें 50 से 60 तक सदस्य होते हैं। इसमें सभी प्रकार के मंत्री शामिल होते हैं, जैसे कैबिनेट स्तर के मंत्री, राज्य स्तर के मंत्री, उप मंत्री। जबकि मंत्रिमंडल क्या है, एक छोटी संस्था है या छोटी कह सकते हैं कि बहुत खास संस्था है, छोटी, जिसमें 15 से 20 सदस्य होते हैं और इसमें कैबिनेट स्तर के ही मंत्री होते हैं। अब यहाँ देखना पड़ेगा, जैसे लोकसभा है, लोकसभा में प्रधानमंत्री के पास बहुत सारे एमपीज चुन के जाते हैं। समझने के लिए बहुत ज़रूरी है आपको समझाना कि मंत्रिपरिषद में और मंत्रिमंडल में क्या अंतर है। तो सबसे पहले देखना पड़ेगा आपको कि भाई जब लोकसभा का चुनाव होता है, एमपीज चुन के जाते हैं पूरे देश से, तो वहाँ जब प्रधानमंत्री मंत्रिमंडल का निर्माण करता है, क्या करता है, मंत्रिमंडल का निर्माण करता है, जिसमें वो कैबिनेट स्तर के मंत्रियों को ही रखता है। यानी कैबिनेट स्तर का उनको दर्जा प्रदान किया जाता है पहले एमपीज़ को, तो वो उसकी खास निजी संस्था के रूप में कार्य करते हैं। फिर अन्य मंत्रियों के लिए भी वो जैसे राज्य मंत्री का दर्जा दिया, किसी को उप मंत्री का दर्जा दिया, इस प्रकार से भी वो विभागों का बंटवारा करता है प्रधानमंत्री राष्ट्रपति के थ्रू। तो उसको क्या बोलते हैं, मंत्रिपरिषद बोलते हैं। तो सीधे अर्थों में आप समझ सकते हो कि मंत्रिपरिषद तो एक बड़ी संस्था है जिसमें कैबिनेट से लेकर राज्य मंत्री से लेकर उप मंत्री तक के सभी मंत्री शामिल होते हैं। ये संपूर्ण मंत्रिमंडल होता है। लेकिन जो मंत्रिमंडल होता है वो खास सदस्यों का एक समूह होता है, जिसमें केवल कैबिनेट स्तर के मंत्री होते हैं।
जो प्रधानमंत्री को सलाह देते हैं, प्रत्येक महकमे की जानकारी प्रदान करते हैं, वो होते हैं। तो ऐसी स्थिति में प्रधानमंत्री के लिए मंत्रिमंडल और मंत्रिपरिषद दोनों ही इम्पोर्टेंट हो जाती है, क्योंकि उसका संपूर्ण कुनबा तो मंत्रिपरिषद होता है और जो उसका निजी कुनबा एक तरीके से देखा जाए तो वो कौन हो जाता है, मंत्रिमंडल हो जाता है। नीति निर्धारण संबंधी महत्वपूर्ण निर्णय कैबिनेट द्वारा लिए जाते हैं। कैबिनेट के सदस्यों की संयुक्त बैठक होती है और वे सामूहिक रूप से निर्णय लेते हैं, लेकिन अन्य मंत्री परिषद के सदस्य अपने विभागों से संबंध रखते हैं। यानी कि सीधी समझने वाली बात है, कैबिनेट स्तर के जो मंत्री हैं, यानी जो मंत्री मंडल है प्रधानमंत्री का, वो ही सभी प्रकार के निर्णय लेने के लिए सक्षम होता है। उनकी संयुक्त बैठक होती है और सामूहिक रूप से निर्णय लेते हैं। जबकि जो मंत्रिपरिषद के सदस्य हैं, जिसमें उन्हें एक निश्चित विभाग प्रदान किया गया है मंत्रियों को, वो केवल उसी विभाग का निर्णय ले सकते हैं, अन्य विभाग का निर्णय नहीं ले सकते। लेकिन कैबिनेट स्तर की जो मंत्री मंडल है, उसमें वो सभी देश को संचालित करने के लिए सभी महकमों के लिए डिसीजन ले सकते हैं। तो मेरे ख्याल से आपको मंत्रिपरिषद और मंत्रिमंडल में अंतर समझ में आ गया होगा। अपना जो अगला टॉपिक है वो है अध्यादेश। तो अध्यादेश को समझना यहाँ इसलिए आवश्यक है कि देश में राष्ट्रपति को एक इस प्रकार की एक विशेष शक्ति प्रदान की गई है आर्टिकल 123 के तहत, जिसके अंतर्गत क्या होता है, जब भारत में संसद का अधिवेशन न चल रहा हो, यानी संसद का अधिवेशन नहीं चल रहा हो, कोई बैठक नहीं आहूत हो रही हो, उन दिनों मंत्रिमंडल की सलाह से राष्ट्रपति द्वारा जारी किए जाने वाला आदेश जो कानून की तरह ही मान्य होता है, वो क्या कहलाता है, अध्यादेश कहलाता है। क्या है, आर्टिकल 123 जो राष्ट्रपति को विशेष शक्ति प्रदान करता है, उसके अंतर्गत क्या है, भारत में जब संसद का अधिवेशन या सत्र नहीं चल रहा हो और किसी कानून की आवश्यकता पड़े, तो ऐसी स्थिति में मंत्रिमंडल की सलाह से राष्ट्रपति क्या करता है, एक आदेश जारी करता है जो अध्यादेश के रूप में जाना जाता है। यह एक अस्थायी उपाय है। क्या है, ये एक अस्थायी उपाय है, क्योंकि इसको संपूर्ण मंत्रिमंडल की क्या नहीं मिली, मंत्रिपरिषद की क्या नहीं मिली, सहमति नहीं मिली। तो उस सहमति को प्राप्त करने के लिए इसे कुछ समय दिया जाता है, और वो समय क्या है, 6 सप्ताह के भीतर उसे संसद का अधिवेशन शुरू होने के 6 सप्ताह के अंतर्गत जब संसद में पारित कानून लागू हो जाए तो वो अध्यादेश कानून की तरह कार्य करेगा, वरना वो स्वतः ही खारिज हो जाएगा। तो आपको ये समझ में आ गया होगा कि अध्यादेश क्यों आवश्यक है, क्योंकि देश में कभी कभी ऐसी विषम परिस्थितियां उत्पन्न हो जाती हैं। जैसे इस दौरान आपने देखा कि कोविड काल में विशेष परिस्थितियां रही, और जब कभी युद्ध या आपात की स्थिति में ऐसी स्थिति हो जाती है कि संसद का अधिवेशन करवाना या आहूत करना मुश्किल हो जाता है, तो उस स्थिति को मद्देनज़र रखते हुए विधिवेत्ताओं ने, जो कानून वेत्ता अपने संविधान निर्माता थे, उन्होंने ये आर्टिकल लाए 123, जिसके अंतर्गत क्या था, मंत्रिमंडल की सलाह पर राष्ट्रपति द्वारा जारी किए जाने वाला आदेश जो कानून की तरह ही लागू होगा, वो अध्यादेश कहलाएगा। अब अगला सवाल बनता है राजनीतिक सहजातीयता। ये राजनीतिक सहजातीयता भी आपके एग्जाम में इम्पोर्टेंट बन सकता है, इसको हम समझेंगे। मंत्रिपरिषद के समस्त सदस्य सामूहिक रूप से अपने दल नेतृत्व कार्यक्रम में आस्था रखते हैं, बिल्कुल ठीक है, और यही राजनीतिक सहजातीयता है। सामान्यतः वे एक ही दल के सदस्य होते हैं, किंतु जो अपनी गठबंधन की सरकारें होती है या संविदा सरकारें होती हैं, उसमें भिन्न भिन्न दलों के सदस्य भी होते हैं। तो राजनीतिक सहजातीय तभी उत्पन्न हो सकती है जब एक ही दल की प्रधानता या अधिक बहुमत किसमें हो, संसद के अंदर हो, और उन्हीं की सरकार बनी हुई हो। तो ऐसी स्थिति में वो उनकी आइडियोलॉजी, विचारधारा के ऊपर पूर्ण रूप से विश्वास करते हैं और उसी विचारधारा के आधार पर कार्य करते हैं। तो उनमें राजनीतिक सहजातीय पाई जाती है, और इसी राजनीतिक सहजातीयता से वो अपने कार्य को संपन्न करते हैं। अगला है सामूहिक उत्तरदायित्व। ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, इसको आप अच्छे से समझेंगे कि सामूहिक उत्तरदायित्व क्या होता है। संसदीय प्रणाली का एक प्रमुख सिद्धांत है सामूहिक उत्तरदायित्व, जिसके अनुसार क्या होता है, मंत्रिमंडल के निर्णयों के लिए पूरा मंत्रिपरिषद या मंत्रिमंडल सामूहिक रूप से उत्तरदायी होता है। पूर्व क्वेश्चन में अपन ने थोड़ी सी चर्चा की थी कि मंत्रिपरिषद और मंत्रिमंडल, तो मंत्रिमंडल में जो कैबिनेट स्तर के जो मंत्री होते हैं वो क्या करते हैं,
सामूहिक रूप से बैठक करते हैं और उस बैठक में निर्णय लेते हैं। अगर उनका निर्णय गलत होता है या फिर देश के संविधान के विपरीत हो जाता है या फिर कुछ ऐसा कोई निर्णय हो जाता है, तो उसके लिए कोई एक व्यक्ति जिम्मेदार नहीं होता, संपूर्ण मंत्रिमंडल उसके लिए उत्तरदायित्व लेती है और उत्तरदायी होती है। तो इसी क्वेश्चन को यहाँ कवर करने का प्रयास किया गया है कि संसदीय प्रणाली का एक मुख्य सिद्धांत जिसके अनुसार मंत्रिमंडल के निर्णयों के लिए पूरा मंत्रिमंडल सामूहिक रूप से उत्तरदायी होता है। अब अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है किचन कैबिनेट। किचन कैबिनेट इसलिए इसे थोड़ा सा अपन प्रेशर ग्रुप्स या दबाव समूह के रूप में भी समझ सकते हैं। किचन कैबिनेट क्या होती है कि उन गिने चुने अनौपचारिक सलाहकारों का समूह, उन गिने चुने अनौपचारिक सलाहकारों का समूह जो प्रधानमंत्री के इतने निकट होता है कि वो सरकारी नीतियों पर असली मंत्रिमंडल से भी अधिक प्रभाव डालता है, किचन कैबिनेट कहलाती है। होता क्या है असलियत में, व्यवहार में, कि प्रधानमंत्री जब कोई व्यक्ति बनता है तो उसके जो नज़दीकी लोग होते हैं, या तो वो किसी बड़े संस्था के मालिक हो सकते हैं या उनके रिलेटिव्स हो सकते हैं या फिर कोई प्रभावशाली व्यक्ति हो सकता है या फिर कोई संत हो सकता है जिसकी आइडियोलॉजी का, जिसकी विचारधारा का खुद प्रधानमंत्री के ऊपर अधिक प्रभाव हो, तो वो क्या करता है, अपनी तरफ से किसी भी विषय पर उनको जब सलाह देता है तो वो उन्हें मानते हैं, और वो इसलिए मानते हैं कि उनके ऊपर उनका प्रभाव होता है। तो काफ़ी बार ये देखा गया है कि ये जो प्रेशर ग्रुप्स हैं, जो मैंने आपको व्यक्ति गिनाए हैं, संत महात्मा हैं या फिर कोई ऐसा प्रभावशाली कोई व्यक्ति है, तो उसकी सलाह को मंत्रिमंडल से भी अधिक तवज्जो दे जाता है। कौन? हमारा प्रधानमंत्री। तो इसी प्रकार के लोगों के समूह को, इसी प्रकार के अनौपचारिक लोगों के समूह को क्या कहते हैं? किचन कैबिनेट की संज्ञा दी गई है। यानी कि प्रधानमंत्री के अधिक नज़दीक वे व्यक्ति जो औपचारिक रूप से तो क्या है, क्या नहीं है, मंत्रिमंडल में सदस्य नहीं है, लेकिन अनौपचारिक रूप से मंत्रिमंडल के सदस्यों के बराबर ही दर्जा रखते हैं और वो उन्हें सलाह देते हैं जिन्हें प्रधानमंत्री मानता है, तो उसे किचन कैबिनेट की संज्ञा दी गई है। तो मेरे ख्याल से आपको ये वाले सारे जो टॉपिक्स हैं जो मैंने आपको कवर करवाए हैं, ये समझ में आ गए होंगे, और नेक्स्ट टॉपिक की चर्चा हम कल करेंगे। धन्यवाद।